हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह फ्रॉम परीक्षा दृष्टि परीक्षाओं पर पैनी नजर। फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे एनटीपीसी के रिगार्डिंग और ग्रुप डी के रिगार्डिंग कि सर हमारे ये डाउट्स हैं, क्लियर कर दिए, समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग लगभग 1.5 साल से 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें हमें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। कब एग्जाम होगा, कब नहीं होगा, कभी न्यूज़पेपर में आता है, कभी यूट्यूबर्स बता देते हैं इस डेट से होगा, इस डेट से होगा, लेकिन कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है। तो जितने भी आप लोग व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे मैसेज कर रहे थे, उन सभी के मैं निचोड़ यानी सारे प्रश्नों का निचोड़ इस वीडियो में लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे। वो चाहे सिलेबस रिलेटेड हो, चाहे कट ऑफ रिलेटेड हो, चाहे कैसे तैयारी करनी है इससे रिलेटेड हो, कितने फॉर्म पड़े हैं, आपके क्या चांसेज हैं, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और यदि आप नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी हो, जानकारी से भरी जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं, वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिलते ही आप उसे देख लें और सारी जानकारी पा लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके जितने भी सवाल हैं, जितने भी आपके मन में सवाल आते हैं कि सर ये बता दीजिए, ये बता दीजिए, तो हमारा जो आरआरबी एनटीपीसी है यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज है और आपका ग्रुप डी है, ग्रुप डी में, ठीक है ना, जितनी भी क्वेश्चन है यानी कि आपके सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आज आपका पहला प्रश्न क्या है? आपका पहला प्रश्न है, सर परीक्षा कब होगी, सर एग्जाम कब होगा, सर पढ़ते पढ़ते थक चुके हैं, सिलेबस हम 10-10 बार कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन यही नहीं पता कि आखिर एग्जाम कब होना है। तो भाई देखो, एग्जाम चाहे आपका एनटीपीसी का हो और चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, दोनों की एग्जाम डेट आ चुकी है और ये फाइनल है। मैंने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी एग्जाम से रिलेटेड। और क्यों नहीं बनाई थी? क्योंकि कोई भी ऐसी न्यूज नहीं थी, कोई भी ऐसी ऑथेंटिक न्यूज नहीं थी। लेकिन ये कंफर्म ऑथेंटिक न्यूज है कि आपका एनटीपीसी का एग्जाम 28 दिसंबर से 28 दिसंबर 2020 से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा? ये आपके मार्च तक चलने वाला है। कब तक? मार्च तक चलेगा। यानी कि पूरा दिसंबर का लास्ट ही हो जाएगा 28 से, पूरा जनवरी हो जाएगा, फरवरी हो जाएगा और पूरा मार्च हो जाएगा। यानी ये तीन महीने आपका एग्जाम चलने वाला है। बहुत सारी इसमें शिफ्टें होंगी, ठीक है ना। तो आप लोग अभी से रेडी हो जाइए, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। अब बात आती है ग्रुप डी की कि सर ग्रुप डी का एग्जाम कब होगा? तो भाई ग्रुप डी का एग्जाम तब होगा जब एनटीपीसी का एग्जाम ओवर हो जाएगा। यानी कि आयोग ने कह दिया है कि हम लोग कब करेंगे, हम लोग अप्रैल में इसका एग्जाम कराएंगे। यानी जैसे ही एनटीपीसी का एग्जाम खत्म होने वाला होगा, उसी टाइम पे आप लोगों का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा ग्रुप डी के लिए। और अप्रैल से लेकर जून तक आपका ये एग्जाम चलने वाला है। तो भाई पहला क्वेश्चन जो आपका था, उसका डाउट आपका क्लियर हो गया कि एग्जाम कब होगा। ये ऑथेंटिक है, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा। चलो, अब दूसरी बात आती है कि सर वैकेंसी कितनी थी। बहुत से बच्चे उस समय फॉर्म तो डाउन दिए थे, लेकिन उनको डाउट रहता है कि सर हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्या हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि वैकेंसी कितनी है। तो मैं आपको दोनों की बात बता देता हूं कि आपके एनटीपीसी में कितनी वैकेंसी है और आपकी ग्रुप डी में कितनी वैकेंसी है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों में फॉर्म अप्लाई किया है। वो लोग एनटीपीसी के लिए भी अप्लाई कर चुके हैं और ग्रुप डी के लिए अप्लाई कर चुके हैं, और दोनों की तैयारी कर रहे हैं। लगभग सिलेबस सेम है, लगभग सिलेबस सेम है। थोड़ा सा बस ऊपर नीचे लेवल का फर्क है, और लेवल का भी फर्क नहीं है, लेवल का भी फर्क नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि एनटीपीसी का जो पिछली बार एग्जाम हुआ था, एनटीपीसी का एग्जाम इजी आया था और ग्रुप डी का पेपर एनटीपीसी के पेपर से हाई आया था। तो भाई लेवल का भी फर्क नहीं है, एक तरह से बस क्या है, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम और पोस्ट का अंतर है। बाकी सेम आपका सब कुछ सिलेबस है, ठीक है ना। लेकिन बस एग्जाम जब कंडक्ट होता है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके चेंज हो जाते हैं। तो भैया कितनी वैकेंसी है? एनटीपीसी में आपकी 35,208 वैकेंसी है, ठीक है ना, सारे पदों को मिला के जितने भी इसमें पद है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में। अब बात आती है ग्रुप डी। तो ग्रुप डी की भी वैकेंसियां ज्यादा थी। कितनी थी? 1,03,769 1,03,769 वैकेंसीज थी आपकी। तो भैया आपका प्रश्न नंबर जो 2 था कि सर वैकेंसी कितनी है, वो भी आपका डाउट क्लियर है। उसके बाद अगला आपका पॉइंट आता है कि सर फॉर्म कितने पड़े हैं। देखिए, आप लोगों के सबसे ज्यादा मैसेज यही आए हैं कि सर मुझे ये बताइए कि सर फॉर्म कितने अप्लाई हुए। आप लोगों को तैयारी बाद में करनी होती, पहले ये जानना होता है फॉर्म कितने पड़े हैं। तो मैं दोनों के बारे में बता रहा हूं। मैं एनटीपीसी के बारे में सुन लीजिए कि एनटीपीसी में कितने फॉर्म पड़े हैं। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि एनटीपीसी में कितने पद हैं,
आपके 35,208। वैकेंसी कितनी है आपकी? आपकी वैकेंसी है 35,208, लेकिन जो फॉर्म अप्लाई हुए वो पता है कितने हुए? 1,26,00,000। कितने? 1.26 करोड़। इतने फॉर्म आपके पड़े हुए भैया, सीआर, समझ रहे हैं? इतने फॉर्म आपके पड़े हुए हैं, 1.26 सीआर आपके फॉर्म पड़े हुए हैं। इसका मतलब जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यदि आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और आपको सिलेक्शन लेना है तो आपकी एक सीट 358 कैंडिडेट से आपको छीननी है। क्या करना है? यानी कि प्रत्येक 358 कैंडिडेट पे एक बच्चे का सिलेक्शन होना है, केवल और केवल एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। यानी कि 358 पे एक सीट का सिलेक्शन होना है। तो समझ जाइए कि कॉम्पिटिशन कितना टफ होने वाला है। यानी जब 358 बच्चे एग्जाम देंगे तब जाके उनमें से एक सेलेक्ट होगा। यानी कि आपको अपने आप को कम से कम 358 के बराबर तैयार करना है, तब जाके यानी ये पूरी अपने आप को आर्मी बना डालनी है। इसी तरह यदि मैं ग्रुप डी की बात करूं कि ग्रुप डी में भैया कितने फॉर्म पड़े हैं, तो ग्रुप डी में मैंने आपको बताया था कि पद तो भैया ज्यादा है। पद कितने? 1,03,769 पद है यहां पे, लेकिन यहां पर फॉर्म कितने पड़े हैं? तो भैया 1.15 सीआर, यानी 1,15,00,000 फॉर्म पड़े हैं। कितने? 1,15,00,000। थोड़ा सा यहां कंपटीशन की बात करें थोड़ा सा कम है, क्योंकि यहां 35,000 वैकेंसी नहीं, मतलब 1,00,000 वैकेंसी है। इसका मतलब है कि यदि आपको ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना है तो आपको प्रत्येक 111 विद्यार्थी पर एक सीट मिलने वाली है। यानी एक बंदे का सिलेक्शन होने वाला है प्रत्येक कितने? 111, यानी 111 बच्चे जब एग्जाम देंगे तब जाके एक का सिलेक्शन होना है। यानी ग्रुप डी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपने आप को इतना सुदृढ़ बना लेना है, इतना प्रैक्टिस आपको कर डालनी है कि आप 111 के बराबर हो जाएं। कितना? आपके जो मस्तिष्क का विकास है वो 111 के बराबर हो जाए, तब जाके आपका सिलेक्शन होना है। तो देखिए सिलेक्शन कितना टफ है यहां पे। यदि आप अच्छी से तैयारी नहीं कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और यदि अपनी ठंडी बस्ते में आपने अपनी तैयारी डाल दी है तो आपने तैयारी को फिर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी भी समय है ग्रुप डी वालों के लिए। ठीक है ना? चलो अगला प्रश्न है कि सर एग्जाम कहां कहां होंगे? तो भैया एग्जाम की बात करें तो आपके 33 स्टेट में होने वाले हैं। ये एग्जाम कहां होंगे? 33 स्टेट में एग्जाम होंगे, और ये एग्जाम ऑनलाइन होंगे। ये तो आपको जानकारी है ही है कि एग्जाम ये ऑनलाइन होंगे और आपके 33 स्टेट्स में होने वाले हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने जो फॉर्म अप्लाई किए वो बोर्ड वाइज किए, रेलवे भर्ती के अलग अलग बोर्ड बने हुए, बोर्ड वाइज आपने अप्लाई किए। जैसे सपोज दैट यदि किसी ने इलाहाबाद बोर्ड के लिए अप्लाई किया है तो उसका एग्जाम सेंटर कहां पड़ेगा? आगरा हो सकता है, अलीगढ़ है, इलाहाबाद है, अमरोहा है, बांदा होगा, बाराबंकी, बरेली, बिजनौर, बुलंदशहर, फैजाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, कौशाम्बी, लखनऊ, मथुरा, सीतापुर, सुल्तानपुर और वाराणसी। यानी इनमें से आपका कहीं भी सेंटर पड़ सकता है यदि आपने इलाहाबाद बोर्ड के लिए अप्लाई किया है। अब देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न जो आपका है कि सर एग्जाम कितने शिफ्ट में होगा? एग्जाम आखिर कितने शिफ्ट में होगा? तो याद रखिए कि आपका एग्जाम पिछली बार की मैं बात करें 2016 की तो उसमें भैया 3 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। कितने शिफ्ट में? 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। तो इस बार भी आपका 3 शिफ्ट में ही एग्जाम होने वाला है। एक दिन में 3 शिफ्ट चलेंगी। पहली शिफ्ट होगी वो 9 से 10:30 की होगी। सुबह 9 से 10:30 की शिफ्ट हो जाएगी पहली वाली। दूसरी शिफ्ट कब होगी? दूसरी शिफ्ट आपकी होगी 12:30 से स्टार्ट हो जाएगी और कब तक जाएगी? ये आपकी 2 बजे तक शिफ्ट जाएगी। और जो आपकी तीसरी शिफ्ट चलेगी वो कब से स्टार्ट हो जाएगी? वो आपकी 4 बजे से शुरू होगी और शाम को आपकी 5:30 बजे तक वो शिफ्ट होने वाली है। यानी आपके 3 शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। तो इस बात को याद रखिएगा कि वेरिएशन बहुत होगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन होगा। किसी शिफ्ट में आसान पेपर आ जाएगा, किसी शिफ्ट में टफ पेपर आ जाएगा। तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ठीक है ना? इसलिए इसकी टेंशन बिल्कुल निकाल लीजिएगा। ठीक है ना? इसकी टेंशन बिल्कुल निकाल लीजिएगा। अब बात आएगी कि एग्जाम कितने होंगे। तो भैया एग्जाम की यदि बात करें, ये भी आपके बारे में जानकारी बहुत से विद्यार्थियों को नहीं है
कि जैसे एनटीपीसी की बात मैं करूं, जैसे मैं एनटीपीसी की बात करूं तो भैया एनटीपीसी जो है वो क्या कराएगा, एनटीपीसी में अभी आपका सीबीटी 1 होगा। क्या होगा, सीबीटी 1 होगा। जब आप सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर लेंगे, सीबीटी 1 को क्वालिफाई कर लेंगे, और सीबीटी 1 में पता है कितने लोग क्वालिफाई करेंगे, हाँ, जितने आपके पद हैं, जैसे 35,208 पद हैं। कितने पद हैं, 35,208 पद हैं, इतनी वैकेंसी है। तो सीबीटी 1 में इस पद का 20 गुना, कितना, 20 गुना बच्चों को पास कराया जाएगा। 35,000 का 20 गुना लगभग कितना हुआ ये, लगभग 70,000 7 लाख के आसपास बच्चे पास कराए जाएंगे। उनका क्या होगा, जब इतने बच्चे पास हो जाएंगे तब उनका क्या होगा, तब उनका सीबीटी 2 ऑर्गेनाइज किया जाएगा। यानी आपको यहां पे 2 स्टेप में पेपर देने हैं, सीबीटी 1 क्वालिफाई करना है और फिर सीबीटी 2 क्वालिफाई करना है। उसके बाद यदि आपकी पोस्ट टाइपिंग वाली हो तो आपको टाइपिंग करनी है, तब जाके फाइनल मेरिट बनेगी और तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है ना। तो भैया ये परीक्षा बहुत कड़ी होने वाली है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका है कि एग्जाम में क्या क्या आएगा और कितने प्रश्न आएंगे। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस इंतजार में बैठे, अरे यार पढ़ा जाएगा, एग्जाम तो आने दो, पढ़ा जाएगा, एग्जाम तो आने दो। उन लोगों ने अभी तक सिलेबस को खोल के नहीं देखा। जितने बच्चे तैयारी कर चुके थे वो तो अच्छा है, लेकिन जितने बच्चों ने सिलेबस भी खोल के नहीं देखा है, मैं उन लोगों को एक बार में बताना चाहता हूं सरसरी निगाह में, वो लोग देख लें कि आपके 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं एनटीपीसी में। एनटीपीसी में आपके 3 ही सब्जेक्ट आने वाले हैं, 1 2 3। मैथ्स में 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद रीजनिंग में 30 क्वेश्चन होंगे जो 30 मार्क्स के होंगे, और जीए की बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चन होंगे जो कि 40 मार्क्स होंगे। इस तरह से टोटल आपके कितने हो जाते हैं, टोटल आपके 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, और इसके मार्क्स भी आपके कितने हो जाते हैं, 100 हो जाते हैं। और इसके लिए आपको समय कितने वाला है, केवल और केवल 90 मिनट, यानी कि आपको केवल और केवल कितना, केवल और केवल कितना 1 घंटे 30 मिनट मिलने वाला है। कितना है, 1 घंटे 30 मिनट मिलने वाले हैं, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलने वाला है। 1.5 घंटे में आपको एग्जाम खत्म करना है, 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे में खत्म करने हैं। अब यदि मैथ्स की बात करेंगे, सर मैथ्स में क्या आएगा, तो उसे भी एक बार में देख लीजिए। इसमें आपको अर्थमेटिक एबिलिटी हुआ, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, पाइप एंड सिस्टम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, मार्जिन एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, स्पीड कैलकुलेशन, एवरेज, प्रॉब्लम ऑन एज, लीनियर क्वालिटी इक्वेशन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एरिया एंड वॉल्यूम, इतने सारे आपके टॉपिक्स बनने वाले हैं मैथ्स में। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, इक्वलिटी इन इक्वलिटी, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑड पेयर, सिलॉक्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, डिसीजन मेकिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, विजुअल रीजनिंग, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट इस पे ज्यादा फोकस करिएगा, स्टेटमेंट आर्गुमेंट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट इंटरफेरेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्बल एंड विजुअल एनालिसिस, अर्थमेटिकल रीजनिंग भी आएगी, सिटिंग, सर्कुलर अरेंजमेंट, पजल, कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट। तो भैया इतना सिलेबस आपके रीजनिंग में दिया गया है आयोग ने। उसके बाद देखिए जीए में क्या आएगा बेटा, जो जीए का पोर्शन है, इस जीए में 3 पार्ट आएंगे। एक पार्ट आपका करंट का आएगा, इसमें एक पार्ट करंट का आएगा, एक पार्ट इसमें आपका साइंस का होगा, और दूसरा आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये सारी चीजें भरी होंगी। ठीक है ना, 3 पार्ट में है। तो देखो ये जनरल अवेयरनेस में क्या है, जीए हो गई, उसके बाद इंडियन हिस्ट्री हो गई, इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन रेलवे है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन कल्चरल एंड हेरिटेज है, स्टैटिक अफेयर्स है, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, स्टैटिक जीके बोलते हैं, जनरल साइंस है, इसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज। तो भैया इतनी सारी चीजें आपके जीए में आने वाली हैं। अब आगे देखिए, अब आगे बात आती है कि सर एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है और कट ऑफ कितनी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है आप लोगों का, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न यह है कि सर एनटीपीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी, हमको यह जानकारी दे दीजिए। तो देखिए भाई एनटीपीसी की कट ऑफ कितनी जाएगी और आपको तैयारी कैसे करनी है वो पहले समझ लीजिए। ठीक है ना, इससे आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, तब हम अगले प्रश्न की तरफ चलने वाले हैं। ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है ना। चलो देखो बेटा, इतनी बात तो क्लियर है कि सबसे पहले मैं कट ऑफ पे आऊंगा, सबसे पहले मैं कट ऑफ पे आऊंगा कि सबसे पहले आपको यही जानकारी चाहिए होती है कि सर कट ऑफ क्या होगी।
तो देखो कट ऑफ में आपको 2016 के अकॉर्डिंग बताता हूं। 2016 में जो एनटीपीसी में सिलेक्शन हुआ था सीबीटी 1 में, उसके अकॉर्डिंग यदि मैं जनरल की बात करूं, जनरल वालों की बात करूं, तो जनरल वालों का सिलेक्शन 70 से 75 नंबर के बीच में हुआ था। 70 से 75 के बीच में आपका सिलेक्शन हो गया था, ठीक है ना। अब इसी तरह से यदि मैं इस बार की कट ऑफ बात करूं, इस बार की, तो इस बार का भी कट ऑफ देखिए, पिछली बार का एक चीज और बात जान लीजिए, उसके बाद मैं इस बार का बताता हूं। देखिए पिछली बार सबसे कम जो कट ऑफ गया था जनरल का, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, वो आपका मुजफ्फरपुर का गया था। कहां का? मुजफ्फरपुर का। मुजफ्फरपुर में 57.97 में सिलेक्शन हो गया था जनरल का। और यदि मैं हाईएस्ट कट ऑफ की बात करूं, ये तो लोवेस्ट हो गई, यदि मैं हाईएस्ट कट ऑफ की बात करूं, तो हाईएस्ट कट ऑफ आपका कहां गया था? आपका चंडीगढ़ का गया था। कहां गया था? आपका चंडीगढ़ का हाईएस्ट कट ऑफ गया था। और हाईएस्ट कट ऑफ पे पता है कितने मार्क्स थे? 82.27। कितने थे? 82.27। तो बेटा एक बात याद रखिएगा कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना है, आपको टॉप नहीं करना है। यदि आप इस बात को याद रखेंगे कि मुझे यार टॉप नहीं करना है, मुझे 100 में से 100 नहीं करना है, मुझे इतना करना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो जिस तरह से मैं बता रहा हूं उसी तरह से आप अपनी तैयारी को धार दे दीजिए इस वक्त भी, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। क्योंकि देखिए एक बात, लोवेस्ट 57 गया था, हाईएस्ट 82 गया था, लेकिन एवरेज जो था वो 70 के आसपास का था। एवरेज कितना था? 70 के आसपास का था। तो इस बार की जो कट ऑफ होने वाली है, वो कितनी कट ऑफ होने वाली है वो देखिए, जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो जाएगी इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ठीक है ना, 2020-21 वाले एग्जाम की हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? तो भैया सबसे पहले जनरल वाले देख लें। यदि आप जनरल में हैं तो जनरल वालों की जो कट ऑफ जानी है वो 70 से लेकर 75 तक जाने वाली है। 70 से 75 के बीच, यानी इतने प्रश्न आपको हर हाल में सही करने ही करने हैं। यदि ओबीसी में हैं आप, यदि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ओबीसी वालों का मतलब है कि उन्हें 65 से 72 के बीच नंबर सही करने हैं। कितने? 65 से 72 प्रश्न आपको सही करने हैं। यदि इतने प्रश्न आपके सही नहीं हुए तो भैया आप सिलेक्शन भूल जाइएगा। यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ 55 से 62 के बीच जाने वाली है। 55 से 62 के बीच जाने वाली है। और यदि आप एसटी की बात करें, एसटी की पिछली बार पता है लोएस्ट कितनी गई थी? केवल 25 मार्क्स। एसटी की सबसे लोएस्ट मुजफ्फरपुर की 25 मार्क्स गई थी, ठीक है ना। तो इस बार जो है यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो भैया इस बार तो 25 नहीं जाने वाली है, थोड़ा सा हाई जाने वाली है। तो 47 से 52 प्रश्न यदि आप सही कर रहे हैं तभी आपका सिलेक्शन संभव है, अदरवाइज आपका सिलेक्शन संभव नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आया? सर इतने मार्क्स आखिर लाए कैसे जाएं, हम कैसे करें, हम क्या क्या पढ़ें, हम कितने प्रश्न सही करें जिससे कि हम ये कट ऑफ को क्या करें, ऊपर निकल जाए, इसके नीचे ना रहें। क्योंकि इस कट ऑफ को जब तक आप पार नहीं करेंगे तब तक आप फाइनल सिलेक्शन की बात मत करिएगा। हर हाल में आपको ये कट ऑफ लेना ही लेना है। तो आप ध्यान दीजिए कि आखिर ये कट ऑफ आपको लेनी कैसे है। ध्यान से सुनिएगा कि ये कट ऑफ आपको लेनी कैसे है। देखिए ये कट ऑफ कैसे लेनी है। देखिए एक बात आपको पता है कि आपको रीजनिंग की बात करें तो आपको रीजनिंग में कितने प्रश्न आने हैं? रीजनिंग में आपके 30 प्रश्न आने वाले हैं। बेटा यदि आप 30 प्रश्न की बात करें तो रीजनिंग में एनटीपीसी का लेवल बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है, एवरेज है, ठीक है ना। स्टेटमेंट आर्गुमेंट हुआ, स्टेटमेंट आपका कंक्लूजन हुआ और स्टेटमेंट आपका एजम्पशन हुआ, ये इस तरह के प्रश्न जहां पे आपकी गलतियां होती तो इनकी क्लास मैंने कराई भी है आप लोगों को, ठीक है ना। यदि आपको फिर से चाहिए तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा या मेरे व्हाट्सएप पे आप भेज दीजिएगा तो मैं आपको क्लास ले लूंगा, ठीक है ना। लेकिन इस चीजों पे जो भी आपके पास कंटेंट है उस कंटेंट पे आपको जबरदस्त प्रैक्टिस कर देनी है। यदि आप जबरदस्त प्रैक्टिस कर देंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना है और आपको हर हाल में इस 30 में से आपको 25 प्लस प्रश्न सही करने हैं। यदि आप 25 प्लस प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तो एनटीपीसी में सिलेक्शन भूल जाइएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपका क्या आता है? इसके बाद आपका आता है मैथ्स।
यदि मैं मैथ्स की बात करूं तो भैया इसका मैथ्स भी बहुत हाई लेवल का नहीं है, हाँ थोड़ा सा कहीं कहीं कैलकुलेटिव आ जाता है, लेकिन उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड है। यदि आप प्रैक्टिस कर ले जाएंगे तो कैलकुलेशन कोई बहुत बड़ी चीज आपकी नहीं है, बहुत मैटर नहीं करती है। मैथ्स में भी आपके 30 प्रश्न आने हैं। देखिए जिसकी मैथ्स अच्छी है वो तो 25 प्लस मैं उससे बोलूंगा कि भैया आप कोशिश करिए 25 प्लस करिए, लेकिन यदि आपकी मैथ थोड़ा सा एवरेज है तो भी आपको हर हाल में 22 प्लस प्रश्न सही करने ही पड़ेंगे। यदि आप इतने प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं तो फाइनल कट ऑफ से भूल जाइएगा। ये मैं जनरल के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ये मैं जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, बाकी ओबीसी एससी एसटी वाले अपना देख लीजिएगा कि भैया इसी के अकॉर्डिंग ही हमें तैयारी करनी है, ठीक है ना। अब इसके बाद हमारा पोर्शन आता है जीए का, और जीए में मैंने आपको बताया था कि जीए आपको 3 तरह से तैयार करना है। किस तरह से करना है? 3 तरह से करना है। पहला पोर्शन तो हमारा होता है करंट अफेयर का। किसका होता है? करंट अफेयर का। यदि मैं करंट अफेयर की बात करूं कि सर करंट अफेयर में कितने प्रश्न आते हैं, तो करंट अफेयर में अप्रोक्स 10 प्रश्न आते हैं। कितने आते हैं? 10। और आपको हर हाल में, चाहे आप रो के करिए, चाहे गा के करिए, चाहे मर के करिए, चाहे सो के करिए, कुछ भी करिए, आई डोंट केयर, लेकिन आपको करंट अफेयर में 10 प्रश्न में 10 का 10 सही करना ही करना है। क्योंकि करंट अफेयर आपका बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा आपका लेंथी नहीं है। करंट अफेयर आपका कितना आएगा? हाँ, एक बात और याद रखिएगा, पिछली बार करंट अफेयर बहुत सटीक आ गया था। सटीक का मतलब है कि यदि आपका जनवरी में एग्जाम हो रहा है तो दिसंबर की करंट अफेयर पूछ ली गई थी। यदि आपका फरवरी में पड़ जाए तो जनवरी की करंट अफेयर पूछ ली जाएगी। यदि आपका मार्च में एग्जाम पड़ जाए तो हो सकता है कि आपसे फरवरी का करंट अफेयर पूछ लिया जाए। इसलिए आपको करंट अफेयर में बिल्कुल निगाहें रखनी है। जनवरी 2020 से स्टार्ट करिए, जनवरी 2020 से स्टार्ट करिए और अब तक का करंट अफेयर बिल्कुल रट डालिए। कहीं से कुछ भी करिए, रट डालिए। और बहुत ज्यादा यूट्यूब पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, इस बात को याद रखिएगा। यूट्यूब आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करता है, क्योंकि आपकी एक गंदी आदत है। यूट्यूब बहुत अच्छा है, ठीक है, ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। यदि आपने ये डिसाइड कर लिया हाँ मुझे यही पढ़ना है तो बहुत अच्छा है। लेकिन यदि आपको सिर्फ सर्फिंग करनी है तो भैया आप पूरे दिन आप सर्फिंग करते रह जाओगे। इससे अच्छा एक पुस्तक उठा के आप पढ़ लो, वो ज्यादा आपका भला हो जाएगा। तो भैया करंट अफेयर में 10 का 10 हमें मारना ही मारना है। अब करंट अफेयर के बाद जो दूसरा पोर्शन आता है वो हमारा किसका आता है? वो हमारा साइंस का आता है। यदि मैं साइंस की बात करूं, इस साइंस की बात करूं कुछ, तो साइंस के भी भाई 3 पार्ट हैं इसमें। एक क्या है? आपका बायोलॉजी है, दूसरा क्या है? फिजिक्स है, और तीसरा क्या है? आपका केमिस्ट्री है। और बायोलॉजी की मैं बात करूं कि इसमें बायोलॉजी कितने प्रश्न आते हैं, तो अप्रोक्स 7 प्रश्न आपके बायोलॉजी के जाएंगे। फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स में लगभग आपके 4 प्रश्न जा रहे हैं, और केमिस्ट्री की बात करूं 2 प्रश्न, यानी अप्रोक्सीमेट में तीनों को मिला दूं तो 7 4 11 12 13 हो गए। ये 13 प्रश्न में एवरेज बता रहा हूं, लेकिन यदि आप सारे पेपर उठाकर देखेंगे तो आपके 13 से लेके 19 प्रश्न तक साइंस के बने हैं। कितने बने हैं? 13 से लेके 19 प्रश्न तक साइंस बनी है, जिसमें बायोलॉजी बहुत अच्छी पूछी जाती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री तो बिलो एवरेज है, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन बायोलॉजी के प्रश्न बहुत अच्छे माय गॉड पूछे गए हैं। आपको उसके लिए क्या करना है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तैयारी कैसे करनी वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ ये देखिएगा आपको कट ऑफ कैसे लाना है। कट ऑफ कैसे लाना है, आपको 100 में से 100 प्रश्न करने ही नहीं है, दिमाग से निकाल दीजिए बिल्कुल। यदि आपके दिमाग में बैठा है कि यार 100 प्रश्न 100 का 100 अटेम्प्ट करना, नहीं करना है मुझे 100 का 100 अटेम्प्ट, मुझे केवल 75 प्रश्न अटेम्प्ट करना है, 25 प्रश्न मुझे छोड़ के आना है। पहले आप ये सोचिए कि आपको छोड़ना क्या है, बाद में डिसाइड करिए कि पढ़ना क्या है, तभी आपका सिलेक्शन संभव है। 13 से 19 की मैं बात कर रहा हूं, कितना? 13 से 19। यदि मैं 13 से 19 में मैं आपसे कहूं कि आप कम से कम यहां पे 12 से 13 प्रश्न सही कर दीजिए। कितने? 12 से 13, क्योंकि बेटा साइंस आपको करनी पड़ेगी। रो के करिए चाहे गा करिए, साइंस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां जो अगला पार्ट आपका है उस अगले पार्ट में आपका हिस्ट्री है, उसमें आपका ज्योग्राफी है, उसमें आपका पॉलिटी है, उसमें आपका इकोनॉमी है, उसमें आपका एनवायरमेंट है, बेटा भरा पड़ा है। और इतना लंबा सिलेबस जो है, जो इतना लंबा सिलेबस है, ये कवर करना बहुत आसान काम नहीं है, बहुत टाइम टेकन वर्क है ये। इसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए और इसके लिए बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। इसमें टाइम वेस्ट करने की बजाय आप उतना टाइम इन दोनों में दे देंगे तो आपका भला हो जाएगा, भला हो जाएगा। तो भैया इसमें कितने प्रश्न बचे? यहां 10 प्रश्न आ रहे हैं, लगभग मैं 15 प्रश्न एवरेज में यहां मान ले रहा हूं कि यहां भैया 13 से 19 में कह रहा हूं मैं 15 प्रश्न मान ले रहा हूं कि 15 प्रश्न आपके यहां साइंस में आ जाएंगे। 15 10 कितना? वो 25 हुआ, तो अभी कितना बचा? अभी 15 प्रश्न यहां पे बचता है, यहां पे 15 बचता है। यदि इस 15 में से आप 8 प्रश्न भी निकाल ले गए तो आपका काम हो गया।
आपका काम हो जाएगा। तो कितना हुआ, 10 प्रश्न आपका यहां से आया, 8 प्रश्न आपका यहां से आया, 12 यहां से आया, 12 8 20 10 30, यानी लगभग 30 प्रश्न आपको यहां से लेके आने हैं, 22 यहां से लेके आने, तो कितना हो, 25 और 30 हो गया आपका कितना, 75 हो गया, सॉरी 55 हो गया, सॉरी 55 हो गया। और 22 क्वेश्चन आपका यहां से हुआ, 5 2 7 5 2 7 लगभग 77 नंबर आपके यहां से आ गए। यदि इस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपका कट ऑफ जो है 70 से 75 रहने वाला, और मैं 77 की बात कर रहा हूं, ध्यान देना, लोएस्ट पे लोएस्ट जाने पे मैं 77 लेकर आ रहा हूं। अब यहां पे एक बात याद रखिएगा, ये चीज तो मैंने बता दी, अब एक बात यहां पे जो आपको याद रखनी, वो याद रखनी है कि आपको 100 प्रश्न आने वाले हैं। कितने, 100। और मैंने कहा कि 100 में से आपको रीजनिंग में कितने करने हैं, रीजनिंग में आपको 25 प्रश्न करने हैं। आपके प्रश्न आएंगे कितने, 30 प्रश्न आएंगे। आपका इन दोनों में अंतर 5 क्वेश्चन का है। तो आपको करना क्या है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि रीजनिंग का ऐसा कौन सा पोर्शन है जहां पे लाख गुना प्रैक्टिस करने पे मेरी गलती हो जा रही है, लाख गुना प्रैक्टिस करने में मेरी गलती हो जा रही है। आप इन 5 क्वेश्चन में उसे समाहित करिए, उन 5 क्वेश्चन में समाहित करिए और उसे क्या कर दीजिए, आप डिलीट मार दीजिए, डिलीट मार दीजिए। उन्हें पे मुझे ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी वो पोर्शन मुझसे गलत हो जा रहा है। 5 प्रश्न का आपके पास गैपिंग है। इसी तरह से यदि मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में भी आपको क्या करना है, मैं 22 प्लस की बात कर रहा हूं, प्रश्न आपके आने हैं कितने, 30। तो यहां पे आपके कितने प्रश्न, कितना अंतर आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है। कितना अंतर आ रहा है, 8 का अंतर आ रहा है, 8 प्रश्न का अंतर आ रहा है। तो आपको यह डिसाइड करना है कि मैथ्स का ऐसा कौन सा टॉपिक है, ऐसा कौन सा चैप्टर है जो लाख गुना आपके प्रैक्टिस करने के बाद भी गलत हो जा रहा है। उन 8 क्वेश्चन को आप डिलीट मार दीजिए कि मुझे करना ही नहीं है, मुझे छोड़ के आना है 8 क्वेश्चन। यदि आप ये डिसाइड कर लिए तो आपका परीक्षा में कोई भी एग्जाम जो आपका क्वालिफाई होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता है। अब अगला टॉपिक आपका जो जीए है, जीए में मैंने कहा कि 40 प्रश्न आना है, 40 में आपको 30 प्रश्न केवल सही करने हैं, जो आप कर सकते हैं। तो यहां पे अभी आपका अंतर कितना हुआ, 10 प्रश्न का अंतर हो गया, 10 प्रश्न का अंतर हो गया। 10 में आपका जो पोर्शन लगता है यार सर बहुत लेंथी है, ये कवर नहीं होगा मुझसे, आप उन 10 क्वेश्चन को डिलीट मार दो, 10 क्वेश्चन डिलीट मार दो। और जो आप कह रहे हो ना, जो नीचे कमेंट करके अभी बोलोगे, ठीक है ना, बोलोगे कि सर करंट में मैं 10 का 10 कैसे कर लूंगा, करंट में कैसे तैयार हूं, करंट में क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं एक अलग से आपको वीडियो दूंगा कि करंट अफेयर में आपको क्या क्या पढ़ना है, उससे अलग आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये बात क्लियर हो गई ना, ये बात क्लियर होगी कि आपको पढ़ना कैसे और क्या क्या छोड़ना है। अब ये देखिए, ये मैं नहीं बता सकता, ये अब आप बता सकते हैं कि आपको चैप्टर जैसे मैथ्स है, मैथ्स में किसी का लगता है यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुझे समझ में नहीं आता, छोड़ दो, एक क्वेश्चन तो आएगा, छोड़ दो, ध्यान ही मत दो। कोई कहता है सर मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में नहीं आता, छोड़ दो यार, बाई चांस एक प्रश्न आ गया तो आ गया, नहीं तो हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट तो अच्छे से कर लो। यानी जितना करना है आपको उतना करना है, करने का मतलब उसमें से प्रश्न आ जाए तो गलत था। तो अब ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे बताइएगा जरूर कि आपने कैसे तैयारी करी है, कैसे आपने शेड्यूल बनाया है। 7844999766, सिर्फ 25 दिन है आपके पास, सिर्फ 25 दिन है, ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे व्हाट्सएप भी करिएगा यदि आपको लगता है कि आपको इसमें इस शेड्यूल को बनाने में आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो आप मुझे फोन करके बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं मेरी, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा अगला प्रश्न क्या है, हमारा क्या भैया आपका है, ठीक है ना, आप लोगों का प्रश्न है। अब ये है अंतिम प्रश्न आपका है कि सर एग्जाम के लिए कहां से पढ़ें, किस प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस करें। बहुत बड़ा प्रश्न है ये, बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि आप हमेशा ये चाहते हैं कि सर सेलेक्टिव चीज बता दें, सर ऐसी चीज बता दें जो बिल्कुल सेलेक्टिव हो, वहीं से एग्जाम में फंस जाए। तो एक बात याद रखिएगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार हल कर डालना है, प्रीवियस ईयर पेपर को आपको हल कर डालना है, ठीक है ना। एनटीपीसी के लेवल से ज्यादा ग्रुप डी का लेवल था पिछली बार, आपको प्रीवियस ईयर पेपर में आपको एनटीपीसी भी हल कर देना है और आपको ग्रुप डी भी हल कर देना है, ठीक है ना। ये लगाइए कि भैया ये हमको हल करके साइड में फेंक देना है एक बार फिर से, कम समय में। यार एक दिन में आप बैठोगे कितने प्रश्न कर डालोगे, हाँ लग जाइए बिल्कुल आंख बंद करके, क्योंकि यदि आज चूक गए तो जिंदगी भर पछताओगे कि सर ने बताया था
यदि मैं ध्यान दे लेता तो आज मैं जॉब में होता, आज मेरी यहां खुशहाली होती, आज मैं बेरोजगार नहीं घूम रहा होता। ये सरकार तो निकम्मी है ही, आप निकम्मापन मत दिखाना। यदि एक मौका मिला है तो उसे छोड़ना मत, वरना कब वैकेंसी आएगी दोबारा कोई भरोसा नहीं है, फिर एग्जाम होगा कि नहीं होगा कोई भरोसा नहीं है। यदि मौका मिला है तो ये अंतिम मौका मान के बिल्कुल लग जाइए। अंतिम मौका मान लीजिए कि भाई मेरे पास इसके बाद चांस ही नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट का भरोसा नहीं है। रेलवे वैसे ही प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे हैं, तो भैया ये अंतिम वैकेंसी है, ये समझ के अब लग जाइए इस पे, ठीक है ना। तो भैया पहली चीज तो आपको ये करनी है। अब इसके बाद एक मॉर्निंग, ध्यान देना, एक सेट मॉर्निंग में, एक सेट आफ्टरनून में और एक सेट इवनिंग में आपको सेट करना है कि आप कोई भी मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, ये 3 सेट आपके हैं, 3 सेट कंप्लीट। आप चाहे इसे ऑफलाइन करिए और चाहे ऑनलाइन करिए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं कहूंगा कि 2 सेट लगाइए ऑफलाइन, तो 1 लगाइए जरूर ऑनलाइन, ठीक है ना। और यदि आपकी सुविधा है कि ऑनलाइन लगाइए तो कोशिश करिए ऑनलाइन ही लगाने की। टाइम लगाइए घड़ी का 1.5 घंटे का, और 1.5 घंटे में एक सेट प्रैक्टिस सेट का सुबह मारिए, फिर आफ्टरनून मारिए, फिर इवनिंग मारिए। यानी एक सुबह नाश्ते के साथ, एक दोपहर में खाने के साथ, तो एक रात में सोने के समय। जिस तरह से डॉक्टर 3 गोलियां देता है, उसी तरह से आपको 3 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। यदि आप 25 दिन आपके पास लगाएंगे तो 75 सेट आप करेंगे और लगभग 750 क्वेश्चन आप कर डालेंगे। करेंगे ना 750? यार ये ज्यादा हो गया, 7,500 हो गया, है ना, 7,500 हो गया ये तो, है ना। तो देखो 75 सेट करेंगे तो आपका कितना हो गया, ये 7,500 प्रश्न आप कर डालेंगे। ये आपको तरीका अपनाना है, ये तरीका अपनाना है आपको, ठीक है ना, यदि आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। इन दोनों चीजों पे लग जाइए। अब यदि आप कहेंगे सर प्रैक्टिस सेट कौन सा ले लें, तो यार देखो घटना चक्र आप ले लो, प्रीवियस ईयर में आप कोई भी उठा लो, प्रीवियस ईयर बहुत सी मार्केट में है। यदि आपको ऑफलाइन लेना है तो घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट देखो, घटना चक्र का उठाओ। और मैं देखो किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ध्यान देना, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मेरा भी पब्लिकेशन है, ठीक है ना, लेकिन मेरी किताबें खत्म है, मैं आपको किताबें प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा। हाँ, यदि किसी को पीडीएफ चाहिए, परीक्षा दृष्टि की जो पुस्तक निकली थी एनटीपीसी वाली, यदि किसी को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ तो मैं प्रोवाइड करा सकता हूं, लेकिन मैं हार्ड कॉपी पे बुक नहीं प्रोवाइड कर सकता, क्योंकि मेरी सारी की सारी किताबें खत्म हो चुकी हैं, ठीक है ना। इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूं दूसरे पब्लिकेशन, वरना एक पब्लिकेशन दूसरे पब्लिकेशन भी सजेस्ट नहीं करता है, लेकिन मुझे अपने से ज्यादा आपका भला चाहिए, इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि यदि पब्लिकेशन आपको उठाना है तो आप घटना चक्र उठाइएगा, क्योंकि ये लेवल अच्छा सेट करके देते हैं और गलतियां भी कम होंगी, ठीक है ना। दूसरी बात, यदि आपको ऑनलाइन में लेना है तो बेटा ऑनलाइन में बहुत बड़े बड़े पब्लिशर पड़े हैं, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको एनटीपीसी का लुभावना ऑफर जरूर दे रहे होंगे कि हाँ 50 रुपए में ले लो, 100 रुपए में ले लो, 150 में ले लो, 500 में ले लो, 1000 में ले लो, 2000 में ले लो, ठीक है ना, बहुत लुभावना दे रहे होंगे। जिसका जितना हाई रेट होगा उसने उतनी ज्यादा उस पर मेहनत की होगी। लेकिन इस समय मैं एक बात बोलूंगा कि यदि आप टेक्स्ट बुक वालों का लेंगे, किसका टेक्स्ट बुक, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, देख लेना, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने टेक्स्ट बुक वालों का देखा है और उनका लेवल ठीक है, उन्होंने लेवल सही सेट किया हुआ है, तो आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको फायदा होगा। और मैं कहूंगा यार टेक्स्ट बुक वाले कुछ टेस्ट फ्री में दे रहे हैं, खरीदने की जरूरत भी नहीं, वहां से आप फ्री में अटेम्प्ट कर लो, ठीक है ना। बहुत सारे ऑफर देकर रखे हैं, अलग अलग ईमेल आईडी से बोल मत देना, वरना मुझे फांसी टंगवा देंगे, केस करवा देंगे कि देखो मतलब मेरा नाम लेके फ्री में बच्चों को टेस्ट अटेम्प्ट करवा दे रहे हैं। बहुत सारे टेस्ट वो दे रहे हैं, कहीं 9 टेस्ट दे रहे हैं, किसी सेट में 3 दे रहे हैं, तो अलग अलग ईमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिएगा उनके ऐप को और वहां से आपको अलग अलग मिल जाएंगे, ठीक है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। कम से कम 15-20 टेस्ट तो आप फ्री में निपटा दोगे वहां से, तो इतनी चीजें आप कर लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट बचता है, यदि ऐसा आपको लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपने पूछा था और मैं उसे समाहित नहीं कर पाया हूं, तो आपको करना क्या है, आपको इस व्हाट्सएप पे मुझे या तो आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप कॉलिंग कर लेंगे या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देंगे 7844997666, ठीक है ना। इस पे आप या तो व्हाट्सएप करेंगे या फिर आप कॉल कर लेंगे, तो जो भी आपको जानकारी होगी या फिर आपको कोई शेड्यूल बनाने में आपको कोई समस्या हो रही है कि क्या छोड़ना है, क्या पढ़ना है, इस तरह का कुछ भी आपको करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जो आपकी मैं करंट अफेयर स्पेशल लेकर आऊंगा।